चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से हम लोग अपने इस ट्यूटोरियल में डिफरेंसेस की क्लासेस चल रही हैं। हम लोग आईटी टूल्स में बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स टॉपिक्स हैं, उनके डिफरेंसेस हम लोग बना रहे हैं वीडियोस, जिसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर हमें फंडामेंटल में जैसे CD, DVD जो भी आते हैं एग्ज़ाम में, उसको कंपेयर से संबंधित क्वेश्चंस कुछ प्रिपरेशन करा दीजिए। तो उनको लेकर वीडियोस बन रहा है। तो आज हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो बना रखा है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं SRAM और DRAM। ठीक है, SRAM और DRAM हम लोग चल रहे हैं पढ़ने। तो आइए हम लोग SRAM और DRAM के टॉपिक में आपसे बात करते हैं। आपने पिछली ट्यूटोरियल में देखा कि यार रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। आपने देखा था वहाँ पे रोम दो टाइप के होते हैं, SRAM और DRAM। तो SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, DRAM का क्या फुल फॉर्म होता है। पहले तो आप क्लियर ये बात जान लीजिए कि प्राइमरी मेमोरी के रैम के दोनों टाइप हैं, और बाकी जो डिफरेंसेस हैं हम वन बाय वन जैसे स्लाइड से आपको बता रहा है वैसे आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। इट इज़ अ लेस स्टोरेज अबाउट फ्यू MB। जो SRAM होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, लगभग कुछ MB के लिए, और इट इज़ मोर स्टोरेज अबाउट फ्यू GB। जबकि ये क्या होता है, ये ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर MB GB डजन मैटर, लेकिन ये आप जान लीजिए DRAM और SRAM में जो DRAM होता है वो हायर होता है, ये स्टोरेज होता है, कम होता है इसका। इट स्टोरेज डाटा और प्रोग्राम्स एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज ऑन स्टेट। ये स्टोर करता है डाटा और प्रोग्राम एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज ऑन स्टेट। मतलब ये SRAM क्या करता है, आपका डाटा काफ़ी देर तक लाइट होने पर, काफ़ी विद्युतीय होने पर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर होने पर काफ़ी देर तक अपने आप डाटा को होल्ड करके रखता है स्टेट में। जबकि ये क्या करता है, ये लॉसेस द डाटा एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज ऑन स्टेट। ये जल्दी से लॉसेस कर देता है। डायनेमिकली है, ये डायनेमिक होता है जबकि स्टैटिक होता है। इट इज़ मेड अप ट्रांसलेटर्स ऑन फ्लिप फ्लॉप्स। ये बनाया किससे गया होता है, ट्रांसिस्टर से और फ्लिप फ्लॉप, ये हार्डवेयर हैं, दोनों से मिलकर निर्मित होते हैं SRAM। DRAM क्या होता है, इट इज़ मेड ऑफ ट्रांसिस्टर ओनली, मतलब इसमें फ्लिप फ्लॉप नहीं होता। जब फ्लिप फ्लॉप नहीं होता है इसीलिए डाटा को होल्ड करने की कैपेबिलिटी इसके पास नहीं होती। फ्लिप फ्लॉप एक यूनिट है ना। यही आपका जीरो ना आपने सुना होगा, बाइनरी नंबर यही होल्ड करते हैं डाटा हमारे, ठीक है, करंट की फॉर्म को यही होल्ड करते हैं। तो जिसमें जब ये हार्डवेयर लगा ही नहीं है फ्लिप फ्लॉप तो होल्ड नहीं करता है, इसीलिए तो डायनेमिकली होता है। आगे, रिफ्रेशिंग सर्किट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। इसमें रिफ्रेशिंग सर्किट नहीं इम्प्लीमेंटेड किया गया, इसलिए रिफ्रेश जल्दी नहीं होता। जबकि इसमें रिफ्रेशिंग सर्किट इज इम्प्लीमेंटेड, रिफ्रेशिंग सर्किट इसमें इम्प्लीमेंटेड किया गया, इसलिए जल्दी रिफ्रेश होता है ये। और आप देख रहे हैं 9, 7, 8, 9, ये जो डिफरेंसेस में कुछ लिख के आ रहा है, ये मिस्टेक ऑफ द टाइपिंग। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइए, टॉपिक बाय टॉपिक देखिए, उसको आप रफ कॉपी लेके बैठे ही होंगे, आप मेंशन कर लीजिए, उसमें परेशान नहीं होइए। हो सकता है इसके आगे वाली जो वीडियो उसमें 1, 2, 3 शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये 6, 7, 8, 9, 10 है ना, इसके बाद जो अभी स्लाइड आएगी उसमें 1, 2, 3, 4, 5 आपको मिलेगा। आगे देखें 10 नंबर, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन कैश मेमोरी। एक्चुअली में SRAM का प्रयोग कहाँ होता है, कैश मेमोरी बनाने के लिए इसका यूज होता है। DRAM का कॉमनली यूज मेन मेमोरी DRAM के लिए बनाया जाता है, जबकि SRAM कौन यूज करता है ज़्यादा, कैश मेमोरी यूज करता है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंसेस है। अब अगला और 5 डिफरेंसेस होगा, बस उसमें गिनती 1, 2, 3, 4, 5 होगा। हमें डिफरेंसेस में गिनती करने की जरूरत होती नहीं, पहले कौन। तो टोटल बात है तो ये 10 डिफरेंसेस में भी आपको रिटर्न किया गया है। अगला देखिए स्लाइड, स्क्रीनशॉट कर लीजिए SRAM DRAM का। अगला टॉपिक देखिए 11 नंबर है, इट कंज्यूम लेस पावर। जो SRAM है वो कम विद्युत खपत करता है, जबकि DRAM क्या करता है, इट्स कंज्यूम मोर पावर। तो दोनों में ये भी डिफरेंस है। कैश मेमोरी के लिए यूज किया जाता है, ये मेन मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। इसमें मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा होता है, पावर कंजम्पशन इसमें कम होता है SRAM में, जबकि DRAM में ज़्यादा होता है। DRAM ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, SRAM कम जगह कंज्यूम करता है, होल्डर होता है, ठीक है। तो इसमें बनाने के लिए ट्रांजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप बन के निर्मित होता है, इसमें केवल ट्रांजिस्टर केवल बन के निर्मित होता है। इसमें रिफ्रेशिंग सर्किट इम्प्लीमेंटेड नहीं होती है, इसलिए रिफ्रेशिंग नहीं होता है, जबकि इसमें रिफ्रेशिंग सर्किट इम्प्लीमेंटेड होता है, इसलिए वो रिफ्रेशिंग होती है। तो ये छोटी छोटी बातें जो भी क्लियर थी आपको 1 बाय 1 लाइन में मैंने बता दिया। अगला टॉपिक देखेंगे इसी में। और ये क्या भाई, फार्मूला और SRAM DRAM, ये देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई हमें लगता है स्लाइड्स में, जिससे आपको 6, 7 ही मिल पाया है SRAM DRAM में, ठीक है।
ये देखिए यस रैम का पहला ये मिला भाई। अभी आपने जो स्क्रीनशॉट किया तो किया ही किया है, रखा ही रखा है। यस रैम में ये देख लीजिए, एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म इसका हो गया डी रैम का, डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ फास्टर, रैम फास्टर होता है। इट इज़ स्लोअर, डी रैम क्या होता है, स्लोअर होता है। इट इज़ कॉस्टली, ये क्या होता है, कॉस्टली होता है। एस रैम क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, जबकि ये लेस एक्सपेंसिव होता है, चीपली होता है। नंबर 4, इट डज नॉट नीड टू रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। एस रैम बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। अच्छा क्यों नहीं होती, अपनी पिछली वीडियो में देखा, रिफ्रेशिंग सर्किट इसमें इम्प्लीमेंटेड ही नहीं होती है। वो इम्प्लीमेंटेड कहाँ होती है, डी रैम में होती है। तो जब डी रैम में होती है तो रिफ्रेशिंग यहाँ होने कोई मतलब ही नहीं है। इट नीड्स टू रिफ्रेशिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जबकि डी रैम में क्या होता है, रिफ्रेशिंग होता रहता है। इट स्टोर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, ये क्या करता है, यस रैम जो होता है वो वोल्टेज के फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है। आप जानते हो मैंने भी पिछले इसी के डिफरेंसेस में आपको एक्सप्लेन किया कि फ्लिप फ्लॉप वोल्टेज को स्टोर करता है, फ्लिप फ्लॉप ही जीरो को कंटेन करता है, जीरो मतलब करंट को होल्ड करता है। तो जो यस रैम है स्टोर करता है डाटा को वोल्टेज के फॉर्म में, जबकि डी रैम में फ्लिप फ्लॉप होता ही नहीं है, केवल सेमीकंडक्टर होता है। तो इट स्टोर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, जबकि वो चार्जेस के फॉर्म में स्टोर करेगा। ठीक है, नंबर 5 बात। नंबर 6, इट हैज़ लो डेंसिटी, इसमें कम घनत्व होता है ना, ज़्यादा, और जबकि ज़्यादा इसमें हाई डेंसिटी होती है। कहने का मतलब यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी की ज़्यादा होती है, वो कम होती है। आपने देखा भी ये कुछ MB को होता है, जबकि कुछ GB को होता है। डेंसिटी किसमें हाई होगा, डी रैम में होगा। एस रैम में क्या होगा, डेंसिटी लो होगा। ठीक है, लो होने की वजह से ये फास्टर है, वो क्या हो गया, स्लोअर है। इसीलिए ये क्या है, कॉस्टली है, वो चीपली है। टॉपिक बात करते हैं फिर से। अब देखिए जो आपने 6 स्टार्ट किया था, इट हैज़ लेस स्टोरेज अबाउट फ्यू MB, इट हैज़, अच्छा देख लीजिए पीछे वीडियो स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्टूडेंट्स, राइट ऑन पेजेस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब अगला स्लाइड्स आया है एस रैम डी रैम जो हम लोगों ने देखा था। 6 नंबर आपने देखा, 7 नंबर देखा आपने। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो इसलिए मैं आपको क्लिप दे रहा हूँ बस। ये देखिए 8वां नंबर क्या डिफरेंसेस है, इट इज़ मेड ऑफ द ट्रांजिस्टर ओनली, रिफ्रेशिंग सर्किट्स इसमें नॉट इम्प्लीमेंटेड, इसमें रिफ्रेशिंग सर्किट इम्प्लीमेंटेड होती है। कैश मेमोरी और ये नॉट कॉमनली यूज्ड मेन मेमोरी। 11th नंबर, ये कंज्यूम मोर पावर, ये कंज्यूम लेस पावर। क्लियर, अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए, टोटल 11th हो गया आपके। ठीक है, अब आया टॉपिक फार्मूला और फंक्शन। ये हम लोग पहुंच गए एक्सेल में। एक्सेल में ये भी क्वेश्चन डिफरेंस में आता है, फार्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो मैं चाहता हूं कि फार्मूला माने सूत्र होता है, फंक्शन मीन्स होता है टास्क, जो फार्मूला के ग्रुप से ही बनाया गया है। जो फार्मूला होते हैं, कई फार्मूला को मिक्स करके उसको एक रेगुलरली टास्क के लिए तैयार किया जाता है, तो उसे फंक्शन कहते हैं, प्री डिफाइंड होता है वो। चलिए देख लेते हैं इसमें कैसे बताते हैं फार्मूला। फार्मूला इज अ वे ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को, एन इक्वेशन यहाँ होना चाहिए था, चलिए ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ा सा। तो फार्मूला एक तरीका है जिसमें सॉल्व करते हैं हम लोग अपने इक्वेशन को, है ना। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज आल्सो वे ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, एन इक्वेशन यहाँ भी होना चाहिए। किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका फंक्शन भी है, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका फार्मूला भी है। दोनों का टास्क एक है, लेकिन कोई कैसे बेहतर हो गया, कौन छोटा हो गया, अब डिफरेंस में आए हैं तो अगर बहस तो दोनों पे होगी भाई। अगर आप डिफरेंस वाले टॉपिक में आ गए हैं तो जो अंतर है उसको निकाल के देना ही पड़ेगा। फार्मूला इज यूज्ड विद द नंबर्स, फार्मूला का यूज किस पे होता है, नंबर पे होता है, ठीक है मोस्टली। जबकि फंक्शन इज यूज्ड विद द टेक्स्ट एंड नंबर, टेक्स्ट और नंबर दोनों पे होता है। फार्मूला का यूज केवल हम लोग नंबर पे करते हैं, जबकि फंक्शन का यूज हम लोग टेक्स्ट और नंबर्स दोनों के लिए करते हैं। नंबर तीसरा, फार्मूला इज नॉट इजी टू हैंडल बाय यूजर, फार्मूला नॉट इजी टू हैंडल बाय यूजर, इसलिए एक्चुअली लर्नर यूजर या थोड़ा सा कुछ कम जानकार होगा अपने टॉपिक से लेके तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि फार्मूला वही लगा सकता है जो उसके पीछे के बारे में जानकारी रखता हो। फार्मूला में क्या क्या चाहिए, फार्मूला का क्या नियम कानून है। जैसे आपको एवरेज निकालना है, तो अगर एवरेज निकालना है तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज प्लस टोटल नंबर ऑफ वैल्यू डिवाइड करेंगे, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, ऐसे करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, सम बार डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमको ये पता नहीं है और कैसे किया जाएगा तो हम शायद फार्मूला न लगा पाएंगे एवरेज का।
जबकि फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें केवल वैल्यू पास कर दीजिए ऑटोमेटिक निकाल के दे देगा। तो इस वे से बताया गया फार्मूला इज नॉट इजी टू हैंडल, और जबकि ये इजी टू हैंडल। अच्छा सॉरी, फंक्शन इज इजी टू हैंडल बाय यूजर, ठीक है। नंबर 4, फार्मूला इज नॉट यूज्ड विथ द रेंज ऑपरेटर। आप फार्मूला के साथ में रेंज ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। फार्मूला के साथ में आप कोई रेंज ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे, जबकि फंक्शन के साथ आप रेंज ऑपरेटर यूज करेंगे। रेंज ऑपरेटर में कोलन साइन, जैसे आपने कह दिया A1 से लेकर आपको A10 तक कोई काम करना है, तो आप सम में लिखा, सम इक्वल टू लगाया, आपने सम लिखा, फिर आपने सम के बाद पैराथेसिस ओपन किया, उसमें लिखा A1, फिर लिखा कोलन साइन, फिर लिखा आपने A10 और पैराथेसिस बंद करके इंटर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं कि A1 से लेकर A10 तक के सभी वैल्यू पर ये समेशन का काम परफॉर्म हो। चलिए नंबर 5, फार्मूला इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। भाई सीधी बात है, पूरा लिखना पड़ेगा, फंक्शन बनाया है तो टाइम कम कंज्यूम करेगा, बिल्कुल सही बात है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ये 5th डिफरेंस हुए फार्मूला और फंक्शन में। आगे भी आपको अभी स्लाइड्स रन करने चल रही, तो उसमें भी अगर डिफरेंसेस होंगे तो मिलेंगे, और डिफरेंसेस होंगे ऐसा नहीं 5 ही डिफरेंसेस होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको। नंबर 6 BC में डिफाइन किया, देख लीजिए, फार्मूला हैज़ नो एनी प्री डिफाइंड नेम। फार्मूला का कोई नाम तो होता नहीं, फार्मूला तो ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स विथ डिपेंडेंट रूल्स। फार्मूला हो में आपको कुछ ऑपरेटर और वैल्यूज मतलब ऑपरेंड लगाने पड़ेंगे, जो भी नियम कानून से करना होगा वो बस। फंक्शन हैज़ अ प्रीडिफाइंड नेम, जबकि फंक्शन के बाद अपना क्या होता है, प्रीडिफाइंड नेम होता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये 6 डिफरेंट फार्मूला और फंक्शन में, आगे भी स्लाइड चेंज होने जा रही है जिसमें आपको 6 के आगे भी डिफरेंसेस मिलेंगे। फार्मूला में फार्मूला इज नॉट मेड विथ द फंक्शन। फार्मूला नहीं बनाया गया है फंक्शन की मदद से, जबकि फंक्शन बनाया गया है फार्मूला की मदद से, ठीक है। ये भी आपको कन्फर्म हो गया। फार्मूला इज टाइप्ड बाय यूजर थ्रू कीबोर्ड। फार्मूले को पूरी तरह से टाइप करते हैं। फार्मूला मतलब मैंने पहले ही बता दिखा, अभी क्लियर कर दिया आपको रानू जी, कि आपको इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे, ऑपरेंड लगाएंगे, और जो ऑपरेटर ऑपरेंड के साथ भी जो उसका प्रोसेस ऑफ द सोल्यूशन होगा उसको सही क्रम से लिखेंगे। अगर आप मुझे 5 नंबर को जोड़ो एवरेज प्राप्त करना है तो n1 + n2 + n3 + n4 + n5 डिवाइड बाई 5 ये प्रोसेस करना होगा, पूरा लिखना पड़ेगा। जबकि फंक्शन में ऐसा नहीं है। फंक्शन इज यूज्ड बाई मेनू एंड आल्सो टाइप्ड। जो फंक्शंस है वो क्या है, मेनू है एंड आल्सो टाइप्ड, पहले से टाइप्ड है। नंबर 9, फार्मूला डज नॉट गिव हिंट टू द यूजर्स। फार्मूला किसी प्रकार का हिंट नहीं देता, आपको हेल्प नहीं देगा, इसीलिए तो हैंडल करना मुश्किल है यूजर के लिए फंडामेंटल। जबकि फंक्शन फंडामेंटल यूजर के लिए बहुत ईजियर होता है क्योंकि हिंट मिलता है उसमें। नंबर 10, फार्मूला स्टार्ट विद इक्वल टू साइन एंड एंड विथ इंटर की। भाई फार्मूला हो या फंक्शन हो, स्टार्ट तो इक्वल सिंबल से ही होगा, ठीक। फंक्शन इज आल्सो स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन एंड एंड विथ इंटर की। अंत इसका इंटर से होता है, अंत उसका इंटर से होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो सकता है स्लाइड बदल जाए तो देखिए स्लाइड बदल गई। तो फार्मूला और फंक्शन में ये 10 डिफरेंसेस है जो आप लिख लीजिएगा। कोशिश यही किया गया है कि आपके जितने भी डिफरेंसेस आते हैं आईटी टूल्स में पहले पेपर में, वो आपको कंफर्म कर दिया जा रहा है कॉपी पे। कोई डाउट? चले अगला देखते हैं हम लोग टॉपिक, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। द प्रिंटर विच प्रोड्यूस नॉइज ड्यूरिंग प्रिंटिंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर कोई भी होगा, अगर वह प्रिंटिंग करते समय आवाज़ करता है तो वो किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, प्रिंटर के कैटेगरी में, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, है ना, ठीक है। जो नॉइज करता होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में डालेंगे। एंड द प्रिंटर विच डज नॉट प्रोवाइड्स नॉइज, और ऐसा प्रिंटर जो नॉइज नहीं प्रोवाइड करता होगा ड्यूरिंग द प्रिंटिंग्स कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटिंग करने के दौरान ऐसा कोई प्रिंटर होगा जो प्रिंट करते समय आवाज़ नहीं करता होगा, शोरगुल नहीं करता होगा, तो ऐसे प्रिंटर को कैटेगरी में आप डाल देंगे, नॉन इम्पैक्ट में डाल देंगे। चलिए इट इज़, अब देखो इस बार मैंने जो स्लाइड तैयार किया है उसमें नंबरिंग नहीं डाला, इससे क्या होगा
नंबरिंग में कन्फ्यूज़न हो जाती, पहले दूसरा आ जाता था, तो ये नंबरिंग रहेगा नहीं, ये तो अपना सिंबल है, सिंबल में काउंटिंग होता नहीं, तो इससे कोई लेना नहीं। इससे केवल ये पता चलेगा कि नया नया टॉपिक, नया डिफरेंस कहाँ से शुरू हो रहा है। इट इज़ ओल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो पुराने ज़माने के आधारित पर निर्मित किया गया वो प्रिंटर होता है, मतलब उसमें नॉइजी होता है, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, एडवांसमेंट नहीं होगा, एनर्जी आप वेस्टेज ज़्यादा ह्यूमन की होगी, मशीन की भी होगी, ज़्यादा बड़ा साइज होगा। इट इज़ न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रिंटर। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बाद की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्लियर प्रिंटिंग होगी, मैनुअली जो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है उसमें कम होगी, भाई महंगा भी होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें होगी। अब ये इम्पैक्ट स्लोअर होता है जबकि ये फास्टर होता है। इट्स सपोर्ट्स वेरी फ्यू नंबर्स ऑफ फॉन्ट्स एंड स्टाइल्स। इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सपोर्ट करता है बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स और स्टाइल्स। आपको पता है प्रिंटिंग के दौरान अगर ये सब मिल जाते हैं तो प्रिंटिंग और सुपर हो सकती है आपकी। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बस इसके बाद ही नई स्लाइड आ जाए जिससे आप ना लिख पाएँ, इसलिए आप इतने जितने 1 2 3 4 ये 4 डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, बाकी स्लाइड बदलेगी तो उसमें से आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए बदल गया स्लाइड। इट सपोर्ट्स सिंगल कलर बेस्ड प्रिंटिंग। इम्पैक्ट प्रिंटर में केवल एक कलर होगा, ठीक है, और इट सपोर्ट्स मल्टी कलर बेस्ड प्रिंटिंग। अब जरूरी नहीं कि इम्पैक्ट प्रिंटर में एक ही कलर होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर में भी इम्प्रूवमेंट हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, एवोल्यूशन हुआ है, तो सिंगल कलर से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन साउंड वाला वो जो प्रॉब्लम है अब भी बनी हुई है। इट सपोर्ट मल्टी कलर बेस्ड प्रिंटिंग। आप यूँ कह सकते हैं ज़्यादातर या सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मल्टी कलर बेस्ड प्रिंटिंग करते हैं, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर जरूरी नहीं कि सभी इम्पैक्ट प्रिंटर सभी कलर करते हो, कुछ करते होंगे, ये हो सकता है। इट इज़ ईजी टू मेंटेन। इम्पैक्ट प्रिंटर में टेक्नोलॉजी कम है जिससे आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, इसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा है इसलिए इसको मेंटेन करना थोड़ा सा कम है। इट स्ट्राइक्स ऑन द पेपर वाइल प्रिंटिंग। ये इम्पैक्ट प्रिंटर में नॉइज आया कहाँ से, जब स्थित करेगा कोई नॉइज नहीं, उसका टेक्नोलॉजी ऐसी है, टेक्निकल इशूज उसमें ऐसे हैं कि वो जो नक्काशी की गई है लोहे के परत पे वो जाके स्ट्रिक करता है बेलन पर और वो आवाज़ आएगा और वो आवाज़ की वजह से नॉइजी होती है। तो जो आवाज़ होती है बेलन पर पेपर पर जो बार बार आवाज़ जाएगी उसी से नॉइज होती है जब प्रिंटिंग होता है, इसलिए इसको इम्पैक्ट प्रिंटर की लिस्ट में डाला गया। और इट डज नॉट स्ट्राइक ऑन द पेपर वाइल प्रिंटिंग, जबकि इसमें किसी प्रकार कोई ऐसा टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया जाता है। और जब टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया जाएगा तो भाई किसी डिवाइस में ऐसे तो शोर आएगा नहीं, इसलिए इसमें आवाज़ नहीं आएगा। जब आवाज़ नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में आप उसको रख सकते हैं। इट प्रिंट्स बाई हैमरिंग अ सेट ऑफ मेटल पिन और करेक्टर सेट। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है प्रिंट्स करता है बाई हैमरिंग अ सेट ऑफ मेटल पिन्स और करेक्टर सेट। किसी करेक्टर सेट से बने हुए नक्काशी की गए करेक्टर से या फिर किसी पिन से या किसी फिजिकल स्ट्राइक करता है किसी चीज़ पे, इसीलिए नॉइज होता है, इसलिए इसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जबकि इसमें इस तरह का कोई नहीं है, ये तो स्प्रे होता है, स्प्रे माने छिड़काव होगा, छिड़काव में तो आवाज़ आएगी नहीं, जिस कारण से नॉन इम्पैक्ट होता है ये। इट प्रोड्यूस लो क्वालिटी ऑफ द प्रिंटिंग। नो इम्पैक्ट प्रिंटर क्वालिटी भी प्रिंटिंग अच्छी नहीं देता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हाई क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग देता है। अगला पॉइंट है इट कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी। इम्पैक्ट प्रिंटर कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा भी लेता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट नहीं लेता है। भाई बस फिजिकली टास्क ज़्यादा करता है इसलिए पावर जरूरत ज़्यादा पड़ती है, और ये फिजिकली ना करके लॉजिकली काम करते हैं इसलिए यहाँ पे हल्के ही पावर से इनका काम हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट कर लें, ये डिफरेंसेस आपके हैं, 4 उधर थे और 6 इधर, 10 हो गए डिफरेंसेस। अलग बात है कि आगे आप स्लाइड बदलूँ तो उसमें फिर से प्रिंटर का दोनों डिफरेंस आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन स्क्रीनशॉट कर लीजिए, टोटल 10 हो चुके हैं। ये देखिए आ गया, प्रिंटिंग स्पीड इज फास्टर अबाउट 250 वर्ड्स पर सेकेंड। इम्पैक्ट प्रिंटर में 200 वर्ड्स 1 सेकेंड में हो सकता है। प्रिंटिंग स्पीड इज स्लोअर अबाउट 1 पेज पर 30 सेकेंड। जबकि ये क्या करता है, प्रिंटिंग स्पीड इसकी जो होती है स्लोअर होती है अबाउट 1 पेज पर 30 सेकेंड। एक पेज में 30 सेकेंड लगभग लगता है। भाई वहाँ क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है, और जबकि यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन पे ध्यान नहीं देना पड़ता है, तो क्वालिटी जहाँ मेंटेन ज़्यादा देनी होगी वहाँ पे स्पीड उसकी स्लो रहेगी, सीधी बात है। एग्जाम्पल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर,
ये तमाम तरह के जो प्रिंटर के नाम लिखे गए हैं, प्रिंटर की कैटेगरी हैं और किस कैटेगरी में रखोगे उसको, इम्पैक्ट प्रिंटर के। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में भी लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, ये तमाम जो टेक्नोलॉजी हैं उनके बेस पे निर्मित किए गए प्रिंटर हैं और इन प्रिंटर्स को हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो आपने देखा इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपने समझ लिया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप इसी साथ में ये भी कंप्लीट समझ में आ गया कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। हम अगली वीडियोस स्टार्ट करेंगे, मैंने बताया आपको 2-2 वीडियोस के छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे जिससे आप आसानी से आप अपने काम को भी कर पाएँ और आप टाइम निकाल कर पूरे श्रद्धा के साथ में चीज़ों को सुन भी पाएँ। भी ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप ज़्यादा के चक्कर में क्या करेंगे, जल्दी जल्दी हौच पौच कर डालेंगे। जैसे मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कोशिश करना वैसे धीरे धीरे अपनी दिमाग में बातों को जाने देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस ज्वाइन क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में इसी डिफरेंसेस को लेके अगली कड़ी में। थैंक यू।